के रहते हुए भी उनके अनुवाद के माध्यम से काम चलाया जाएगा। इस देश में यही हुआ था। एक नॉलेज कमीशन बना, उस नॉलेज कमीशन के सामने 2-3 समस्याएं हैं, उनकी चर्चा करना चाहूंगा संस्कृत दिवस पर। उसी समय हल्दी का पेटेंट हुआ था, उसी समय तुलसी को पेटेंट कराने की साजिश चल रही थी। नॉलेज कमीशन ने समाधान बताया कि इस पेटेंट की समस्या का हम समाधान तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि भारत की ज्ञान राशि का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। जो ट्रेडिशनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ट्रेडिशनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। ट्रेडिशनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज कहने का तात्पर्य था यू आर लिटिल बिट बेटर देन द ट्राइबल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो ये जो ट्रेडिशनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, ये जो परंपरागत ज्ञान का खजाना है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाए, जिससे बाद में WTO में लड़ने के लिए हमारे पास सबूत होंगे। अर्थात विज्ञानों का, संस्कृत विद्या के विज्ञानों को अंततः जिस प्रकार से ग्रीक और लैटिन को अंग्रेजी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था, उसी प्रकार से अंग्रेजी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ जाएगा। जिस प्रकार से अरबी साइंसेस को अंग्रेजी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं तो ये प्रामाणिक रूप से इसलिए कह रहा हूं कि वराहमिहिर जैसा साइंटिस्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात दुनिया में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से करता है, वो यवनों और म्लेच्छों को ऋषि के समान पूज्य बताता है। इसलिए पूज्य बताता है कि उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यवनों और म्लेच्छ ऋषियों का योगदान, यानी ज्योतिष के क्षेत्र में, खगोल विद्या के क्षेत्र में ज्यादा है। आज अर्बियन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का अस्तित्व बचा है क्या? तो संस्कृत विद्या का परिष्कार तब होगा जब जनभाषा के रूप में उसको समर्थन प्राप्त होगा, जब परिष्कार और शास्त्रार्थ की बद्ध प्रणाली के स्थान पर नित्य नवोन्मेष की सांस्कृत प्रणाली कोई विकसित होगी। ये प्रश्न है, अगर इसका को हम प्रस्तुत कर सके, इस दिशा में ये जो पीढ़ी बैठी हुई है संस्कृत पढ़ने के लिए और संस्कृत के गौरव से ओतप्रोत पीढ़ी है, जिसके मन में गौरव का भाव दिख रहा है, तो चेहरे पर झलकता हुआ दिख रहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने संस्कृत पढ़ने का अवसर प्राप्त किया है। इस सौभाग्य को उनके भविष्य के साथ जोड़ करके उनको रास्ता दिखाने का कोई काम यहाँ जो मंच पर बैठी हुई पीढ़ी है ये कर सकेगी तो भारत जीतेगा। भारत जीतेगा तो संस्कृत जीतेगी, संस्कृत जीतेगा तो संस्कार जीतेंगे। और सिर्फ संस्कृत, संस्कार और भारत का प्रश्न नहीं है, यह संपूर्ण विश्व की स्थिति का प्रश्न है। क्योंकि सैचुरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद डिक्लाइन होता है। जब कोई चीज संतृप्त हो जाती है तो उसके बाद क्षरण होता है। दुनिया का बाजार संतृप्त हो गया है, दुनिया का विज्ञान संतृप्त हो गया है, दुनिया का साहित्य संतृप्त हो गया है, दुनिया में मानव मन की संवेदनाएं संतृप्ति को प्राप्त कर चुकी हैं। इसमें एक नई भूख, नई आकांक्षा और नए लक्ष्य का जागरण करने की क्षमता किसी में है तो वह संस्कृत विद्या की जीवन प्रणाली में है, जो चतुर्थ आयाम की ओर उत्प्रेरित करती रहती है। इस प्रकार के चतुर्थ आयाम की ओर उत्प्रेरित करने वाली विद्या प्रणाली विकसित करने की जिम्मेदारी इसी पीढ़ी की है। इधर भी जो बैठी है और उधर भी जो बैठी है उसी पीढ़ी की है। और तदनुसार सिर्फ विद्या प्रणाली विकसित करेंगे तो वही नॉलेज कमीशन में सैम पित्रोदा ने भारत सरकार को जो बताया था, कहा था बड़ा काम नहीं है, 10-12 हजार किताबों का ट्रांसलेशन कर देना है, काम चल जाएगा। वो 10-12 हजार किताबों के ट्रांसलेशन में गूगल जैसी कोई कंपनी लगती है तो उसको 2 बरस से ज्यादा नहीं लगती। तो ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि हम नवोन्मेष की प्रणाली जो स्थगित हो गई है हमारे संस्कृत अध्ययन अध्यापन की परंपरा में, इसको शुरू कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ दुनिया का भविष्य देख करके इतिहास के से गौरव भाव भरते हुए, लेकिन हम भारत के महान लोग हैं, हम संस्कृत विद्या की महान धाती के उत्तराधिकारी हैं, इसके गौरव गान से नहीं होने वाला है। क्योंकि संतृप्तता का यह जगत नए अवकाशों की आकांक्षा में जी रहा है, चतुर्विद को देख रहा है, संस्कृत की ओर भी देख रहा है। अगर स्पिरिचुअल हेल्थ को स्वीकार किया था, अगर योग को स्वीकार किया था, अगर मेटलर्जी के क्षेत्र में इनविजिबल मेटल के लिए तमोगर्भ लौह
के कॉन्सेप्शन को स्वीकार किया था, अगर प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में इंडियन मेथड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी को स्वीकार किया था और आज भी चलाने की आगे चल रही है, अगर हाइजीन के क्षेत्र में भारत की डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया था, तो इससे संस्कृत की विजय तब तक नहीं मानी जाएगी जब इसी भाषा में इसको स्वीकार करने का गौरव न प्राप्त हो सके। अनुवादों से हम मरेंगे, अनुवादों से वह नए प्रकार की बाजार का सृजन करेंगे। संस्कृत का दोष यह है कि यह बाजार की विरुद्ध भाषा है, ये लाभार्थिता पर आधारित भाषा नहीं है, यह मनुष्य को अपने हितों के साधन के रूप में देखने की भाषा नहीं है, मनुष्य को साध्य के रूप में देखने की भाषा है। और पश्चिम के सांस्कृतिक जीवन और पूर्व के सांस्कृतिक जीवन, भारत और सुदूर पश्चिम के बीच का जो अंतर है वही अंतर यही है कि हमारे लिए प्रत्येक मनुष्य साध्य है, क्योंकि वह ब्रह्म का ही एक साकार रूप है, जबकि उनके लिए मनुष्य साधन है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का उपयोग मुझे यीशु के रास्ते चलाने के लिए मिल सकता है। इस प्रकार की चुनौतियां भारत के अंदर भी खड़ी हैं। उन चुनौतियों का मुकाबला करने की दृष्टि से ही इसी पीढ़ी को सामने आना पड़ेगा, अन्यथा पूर्वोत्तर आपके हाथों से जा रहा है। ये कहने में अच्छा लगता है कि संस्कृत धर्म की भाषा नहीं है, संस्कृत तो विज्ञान की भाषा है, संस्कृत तो तकनीक की भाषा, अच्छा लगता है। लेकिन जहां वह धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म नहीं होता है, हिंदू धर्म नहीं होता है, वहां संस्कृत होती नहीं। अभिनव गुप्त की धरती कश्मीर में संस्कृत बची क्या? साहित्य के क्षेत्र में विचार करें तो काव्य शास्त्र और चिंतन और लेखन की उत्कृष्टतम भूमि कश्मीर में संस्कृत नहीं है। शंकर देव की धरती असम में संस्कृत बची क्या? नागालैंड में संस्कृत बची क्या? त्रिपुरा में संस्कृत बची क्या? केरल में संस्कृत बची क्या? एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनना था, नया नया वो भी चला गया। अर्थात इसका भी विचार करना पड़ेगा कि पश्चिम से जो चुनौती आ रही है, जो रूप बदल करके आ रही है, हमको बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि संस्कृत किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं है, लेकिन यह सच है कि यह धर्म विशेष है, सनातन धर्म विशेष, यह जीवन प्रणाली जिस धरती से उठता है उस धरती से संस्कृत में उठ जाती है, और जहां संस्कृत बना रहता है गौरवपूर्ण से धर्म भी बना रहता है। दोनों के बीच अविनाभाव संबंध है। तो विज्ञानों की ताकत को समझते हुए, नई संभावनाओं का मूल्यांकन करते हुए, अपनी सांस्कृतिक अक्षुण्ण सांस्कृतिक परंपरा का विचार करते हुए, अपनी सनातन धर्म के संरक्षण के लिए आवश्यक उपागमों का विचार करते हुए, अगर हम संस्कृत दिवस समारोह में अपने अध्ययन की नई दिशा का संकल्प लेंगे तो यह निश्चित रूप से सबके लिए सौभाग्य का क्षण होगा, इस देश के लिए सौभाग्य का क्षण होगा, और शायद यही संपूर्ण भारत के लिए स्वातंत्र प्राप्ति का क्षण होगा, यही स्वराज्य सिद्धि का क्षण होगा, यही मुक्ति का क्षण होगा, जिसके लिए कहा था सभी ऋणों को पूरा करने की आवश्यकता है। संस्कृत का ऋण है, परंपरा का ऋण है, भारतीयता का ऋण है। इन सभी ऋणों की पूर्ति संस्कृत में नव उन्मेष पूर्वक की जा सकती है। ये संकल्प हम सब लें, दोनों ही तरफ लें। ये उपदेश नहीं है, आह्वान है, ये पीड़ा है, और इस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए आपने थोड़ा विराग होते हुए एक व्यक्ति को सुना है, जो राग चल रहा था उस राग से अलग, जो गौरव गान चल रहा था उससे अलग खतरों को दिखा रहा है। लेकिन मैं तो थोड़ा सा चौकीदार किस्म का आदमी हूँ, रात के अंधेरे में देश में इधर उधर घूमता हूँ, तो जहां खतरा है आप उसके मालिक लोग हैं, संस्कृत के लोग आप लोग मालिक लोग हैं। जहां जहां जिस प्रकार का खतरा है पूरे भारत में, कहां से चोर घुस रहा है, कहां से तार काटा जा रहा है, कहां से सेंध लगाया जा रहा है, कहां से आपका स्वत्व हरण करने की कोशिश की जा रही है, आप मालिक लोगों को मैंने अपनी वेदना सुनाई है। इसी के साथ मैं अपनी बात